कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए, आपका साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर 3 अप्रैल का आ चुका है। देख लीजिएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक आपको अच्छे से कवर करवा दिए थे। ठीक है, 1 से 4 तक क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ से आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए, इसका हम एक साथ सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये, ठीक है 9। ठीक है भैया, बढ़िया से इसको हम एक साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रंध्र के कार्य, सब कुछ पूरा सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, चाहे 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बने, लेकिन पूरा सोल्व एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये 16, 17, 18, 19, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। ठीक है, चलिए तो ये तो मैंने आपको पहले पेपर बता दिया है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 6 से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए 2 चीजें मैंने आपको दी, एक है नमक और दूसरा है कपूर। दोनों को आपको गर्म करना है। तो आप गौर से देखोगे, जब गर्म करेंगे मतलब जलाएंगे, सीधी सी बात है। तो कपूर को जब आप जलाएंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, यानी कि वो गीला नहीं होगा, डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में, और ख़त्म। ठीक है, लेकिन नमक जो है उसको घोलेंगे और गर्म करेंगे तो भैया वो द्रव अवस्था में बन जाएगा पूरा, आप सब जानते हैं। तो इसे ही कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किस घटना को कहेंगे कि जब कोई भी जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म किया तो वहाँ द्रव अवस्था में बदले बिना किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ध्यान से समझिए, ठोस को गर्म किया आपने तो वहां द्रव में नहीं बदला, सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया। या फिर कोई भी गैस है, गैस का उदाहरण यहां पर आप ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप, ये गैस है, इसको ठंडा करेंगे तो ये सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि इसमें नामो निशान किसका नहीं होगा, द्रव का। यदि गैस है उसको ठंडा करोगे तो डायरेक्ट ठोस में बदलेगी, और कोई ठोस है उसको गर्म करोगे तो वो काहे में बदलेगा, गैस में बदलेगा, यानी कि द्रव में परिवर्तन नहीं होगा। बस इस घटना को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। उदाहरण आप लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कपूर, ये सारे इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है सी के अथवा का, वह है गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले आप गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा समझिए, अंतर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए गलनांक की सीधी सी परिभाषा, सबसे सटीक परिभाषा लिख दी मैंने यहाँ पर, कि ऐसा तापमान, यानी कि दोनों क्या एक तरह के टेम्परेचर है, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी जो पदार्थ है वो गलना प्रारंभ कर दे। गलने का मतलब पिघलना, जैसे कोई बर्फ है तो बर्फ को इतना टेम्परेचर आप देंगे कि वहां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू कर दे, बस उस तापमान को कहते हैं गलनांक। ठीक है, इसी के इसके अपोजिट रहेगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो पदार्थ है वो उबलना आरंभ कर देगा, यानी कि वहां उबलना शुरू कर देगा, उसे कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो ये गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। पहला अंतर आप यहीं पर लिख सकते हैं कि वहाँ तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना आरंभ कर देगा वहाँ गलनांक कहलाता है, और ऐसा तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देगा क्वथनांक कहलाता है। इसके अलावा देखिए अंतर सबसे सटीक लिखे मैंने, सरल, अशुद्धियाँ मिलाने पर यहाँ कम हो जाता है। गलनांक जो है अशुद्धियाँ जब मिलाते तो कम हो जाता है, लेकिन क्वथनांक जो होता है वो अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो बढ़ जाता है। दाब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर गलनांक घटता है और दाब बढ़ाने पर यहाँ बढ़ता है। तो ठीक है, 2 अंतर आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेने, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न इसी में आगे है कि कोलाइड के 2 गुणधर्म बताइए। अच्छा, गुणधर्म का मतलब क्या है, विशेषता है, लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गौर से, पहला जो पॉइंट है वहाँ है, यहाँ एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, सॉरी, विषमांगी विलयन है। विलयन का मतलब होता है 2, विलयन का मतलब होता है घोल एक तरह का। अब विषमांगी मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का घोल। तो यहाँ एक तरह का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर इसमें विलयन अवस्था में दिए गए हैं। साथ ही साथ ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो कोलाइड के केवल 2 गुणधर्म पूछे थे, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको 2 गुणधर्म बता दिए। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।
ठीक है, नोट्स के द्वारा इसे अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इसी के अथवा में है आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यौगिक को समझिए। यौगिक का मतलब क्या है? कोई भी दो पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, यानी जब दो पदार्थों को आप आपस में मिलाएंगे और एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात होना चाहिए उनका, तो वो कहलाएंगे यौगिक। और जबकि मिश्रण जो है उसमें निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। मिश्रण का मतलब क्या है? मिक्सचर है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या बन गया है? मिक्सचर। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए मिश्रण क्या बनेगा, यहां समांगी तथा विषमांगी हो सकता है। जो मिश्रण है वो कैसा हो सकता है? समांगी और विषमांगी। लेकिन जो यौगिक है वहां सदैव समांगी होगा। कैसा होगा? समांगी, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है? दो निश्चित, ठीक है, निश्चित अनुपातों का संग्रह यौगिक होता है। मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में क्या होता है? जो संघटक पदार्थ हैं उनके गुण विद्यमान रहेंगे, लेकिन यौगिक में संघटक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक और मिश्रण में अंतर है, 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर में इतना सही लिखना है आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। देखिए मिश्रण दोनों ही है। अच्छा, मिश्रण का मतलब क्या है पहले वो समझिए। मिश्रण का मतलब ये होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, ठीक है, मिक्सचर, इनको मिलावट, यानी कि हम कहेंगे कुल मिलाकर बात है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या है? मिले हुए हैं, वो कहलाता है मिश्रण। अच्छा, मिश्रण है तो उसमें 2 प्रकार के मिश्रण होंगे, समांगी और विषमांगी। तो यहाँ पर यही पूछा आपसे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी का मतलब क्या है? इसमें जो मिश्रण होगा वहाँ सदैव एक समान रहेगा। हेडिंग में ही बहुत ज़्यादा कुछ परिभाषा और रटने की जरूरत नहीं, हेडिंग में ही सब कुछ आंसर है। समांगी यानी कि इस प्रकार के मिश्रण का जो संगठन है वो सदैव एक समान रहेगा। ठीक है, किस तरह का रहेगा? सदैव एक समान रहेगा। जैसे लोहा, चांदी, शुद्ध सोना, ये क्या है? आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, इतना सा लिखिएगा, परिभाषा पूछे समांगी मिश्रण की। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है या ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सदैव एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण लिख दीजिएगा, लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। अब विषमांगी इसका उल्टा, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सदैव एक समान नहीं रहता है, यानी कि बदलता रहता है। जैसे दूध, रक्त है, सीमेंट है, इनका जो मिश्रण है वो हमेशा बदलता रहता है, इनका जो अनुपात है वो। पर लेकिन सोना और चांदी और लोहा ये क्या है? इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, इसलिए ये समांगी मिश्रण कहलाए और ये विषमांगी मिश्रण। ठीक है, परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए इनके उदाहरण से पहले आप इनका परिभाषा के रूप में जानेंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी जो पदार्थ है उसका जो अवस्था परिवर्तन होगा तो उसके नए गुणधर्म नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा नमक का जल में घुलना। ठीक है, तो ये जो नमक है जिसको पानी में आप घोलेंगे तो इसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई? तो ये देखिए दूध से दही का जमना। अब देखिए दूध जो है उसमें कम खटास होती है, थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन दही में मीठापन होता है क्या? तो नहीं होता। तो ये क्या है? इसके गुणधर्म बदल गए। यहाँ पर एलपीजी को आपने जलाया तो उसका गुणधर्म बदल गया, लोहे पे जंग लगी उसका गुणधर्म बदल गया, लकड़ी का जलना इसके गुणधर्म भी बदल गए। तो ये सब क्या है? एक नया पदार्थ बना, नए गुणधर्म बने, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें ऐसा परिवर्तन हो कि नए पदार्थ बनने के साथ नए गुणधर्म ना आए। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, साथ ही साथ उसमें कोई नए गुणधर्म नहीं आते, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में नए गुणधर्म आते हैं और वहाँ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण आपके सामने ही है, विद्युत बल्ब का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है, कपड़े का फटना ये भी भौतिक है, बर्फ का पिघलकर जल बनना, ठीक है, और नमक का जल में घुलना, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पर लेकिन लकड़ी जलाएंगे तो वहाँ आग देगी,
ऊष्मा उत्पन्न करेगी। लोहे में जंग लगेगी तो ये भी इसका भी एक अलग तरह का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एलपीजी का दहन, ये भी नए गुणधर्म बनेंगे। और दूध से दही का जमना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसे समझिए, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चित्र के देखिए, ये जो पहला चित्र है ये आपका है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा जो है वो है रदरफोर्ड का, और तीसरा जो है वो बोर का परमाणु मॉडल है। हम बात कर रहे हैं किसके, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो इस रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बताया वो क्या बताया कि देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताई कि जो परमाणु है वहाँ एक छोटा सा केंद्र की भांति का होता है। तो जो परमाणु का केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है। किस तरह का होता है परमाणु का केंद्र, धन आवेशित होता है। और इस धन आवेशित को क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु का क्या रहेगा, नाभिक। ठीक है, परमाणु का केंद्र कैसा होता है, धनावेशित होता है। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। और इसका जो धनावेशित केंद्र है इसको क्या कहते हैं, नाभिक या केंद्र के नाम से जानते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें रहता है, उसके नाभिक में रहता है। यानी कि जो परमाणु है उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में रहेगा। ये इन्होंने बात बताई। दूसरी बात इन्होंने जो बताई थी वो यहाँ पर है, देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। साथ में नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। तो ये तो परमाणु के लक्षण है। देखिए 2019 में पूछा भी गया था ये प्रश्न। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लक्षण। ठीक है, और हमारा जो प्रश्न है वो है रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं। तो सीमाएं क्या है, सीमाएं ये है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जो कि क्या है, संभव नहीं है। त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है विकिरण के रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। तो ये इनकी सीमाएं हैं। साथ में आप यह चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी है। देखिए इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज में देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु का स्थायित्व का पता नहीं चलता है। पहली सीमा यहाँ से जो मैं अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप तक सटीक जानकारी पहुँचा रहे हैं, आप अच्छे से कवर कर पाए। पहली सीमा लिख दीजिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता है। रदरफोर्ड के जो अल्फा कण हैं उनके प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो उचित लगे। जिसमें से ये पहला पॉइंट सरल है, बाकी इसमें से कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिए आप। हमारा उद्देश्य यही कि आप अच्छे से कवर कर ले। चलिए अब अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण बताने हैं। देखिए कैथोड जो किरणें होती है वो ऋणावेशित होती है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो किरणें होती है ये ऋणावेशित होती है। ये किरणें हमेशा सरल रेखा में गमन करेगी। किस में गमन करेगी, सरल रेखा में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह पहले 2 पॉइंट लिख दिए थे बच्चों ने, तो यहाँ पर इसको आप यहाँ से समझिए। कैथोड किरणों के 2 गुण। देखिए ये किरणें जो होती है ऋण आवेशित होती है। कैसे होती है, ऋण आवेशित, जो किस दिशा में जाएगी, सीधी रेखा में ऋणाग्र मतलब ऋण आवेश से धनावेश की ओर चलेगी। तो यहाँ पर 2 बिंदु बन जाएंगे इसके। ये किरणें पहले तो ऋण आवेशित होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर चलेगी तथा सीधी रेखा में गमन भी करेगी। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ इसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि इन बिंदुओं से आप यहाँ पर 3 पॉइंट बना सकते हैं। पहली है कि ये किरणें ऋणावेशित होती है, ये सीधी रेखा में ऋणाग्र से धनाग्र की ओर चलती है तथा इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। और अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये किरणें एक सरल रेखा में गमन करेगी और ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र
से प्रभावित होती है। तो 5 बिंदु मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ करने के 5 बिंदु, 2 गुण पूछे थे, 5 बता दिए, कोई से भी लिख दीजिएगा। इसी के नीचे देख लिए 9वां जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताने हैं। हाइड्रोजन के 3, तो पहले है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। सिंपल सा प्रश्न है, इतना सा लिखना है, ठीक है, कर सकते हो। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। यानी कि देखिए पहले क्या करना है आपको, इस तरह से ये जो चित्र बना हुआ बहुत सिंपल है। पहला घेरा बनाएंगे, उसमें रेड कलर मैंने यहाँ पर बता दिया ताकि अच्छा लगे। ये जो है ये क्या है, परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र पाया जाता है जिसे परमाणु का केंद्र कहते हैं या नाभिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये केंद्रक। पहली जो कक्षा है, ये पहला गोला जो बना हुआ है, 3 गोले बने हुए, बस सीधी सी बात, केंद्रक को छोड़कर। तो पहला जो है उसका हम के कक्षा कहेंगे, यानी कौन सी क्लास कहेंगे, के, और इसका नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। दूसरी जो कक्षा है वो एल है, यानी कि एन बराबरी पे 2 हो जाएगा। और तीसरी कक्षा जो है एम है, उसको एन बराबरी पे 3 कहेंगे। सिंपल सा चित्र है, इतना सा आपको बनाना हुआ है, ठीक है, रहेगा। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, रंध्र के कार्य क्या है, ठीक है, मतलब रंध्र के क्या कार्य है। चलिए इसको हम चित्र के द्वारा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस चित्र दिया हुआ है एक पत्ती का। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो रंध्र है वो पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जैसे पत्ती की संरचना देखें तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए, ठीक है, छोटे छोटे इस तरह के छिद्र पाए जाएंगे, बस उसे ही कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि रंध्र क्या है, तो पहले परिभाषा आप दीजिएगा कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को ही रंध्र कहा जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब ये जो छिद्र ये किस लिए पाए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज ये कि वातावरण से, देखिए इसको यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें कहा जाता है रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इसी छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, जल का नियमन होगा, ये सारे काम किसके द्वारा होंगे, इन छिद्रों के द्वारा ही होगा। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने और जड़ पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, ठीक है, यानी कि जल की भी हानि, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी इससे होगी। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। छिद्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का कार्य है, ठीक है। द्वार कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़कर एक चीजें निकल कर आई, क्या कि जो रंध्र है वहां, यानी कि ये छिद्र जो है वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करेगा, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना, यानी कि जल की अधिकता हो गई तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत तेज होगी, ठीक है, और उसके द्वारा जल का नियमन होगा। नियमन मतलब संतुलन बनेगा। तो ये 2 कार्य 2 नंबर का आता है, ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हृदयक पेशी है उसका नामांकित चित्र, तो कुछ इस तरह का आपका चित्र आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आप तो यही पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि चैनल आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आप अच्छे से पढ़िए, आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप अच्छे से तैयारी जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर बताना है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यहाँ से आप देखिए, पहले तो ये चित्र को आप गौर से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर देखिए, ये है आपकी रेखित पेशी और ये आरेखित पेशी। पेशियाँ वैसे 3 प्रकार की हैं, तो यहाँ पर हृदयक पेशी, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही। रेखित पेशी को आप गौर से देखोगे तो ये जो है एक बेलन के आकार की नजर आ रही है। किसके आकार की नजर आ रही है? बेलन के आकार की, ठीक है। और ये जो है, ये इसको, इस तरह के भाग को हम कहेंगे तर्क रूपी। क्या कहेंगे? तर्क रूपी। और जो किसी है नुकीली है, देखिए गौर से देखिए, तो पहला अंतर आप इसमें यही बता सकते हैं, ठीक है भैया। दूसरी बात यदि बात करते, ये एक तरह की ऐच्छिक पेशी है। रेखित पेशी जो क्या है? ऐच्छिक है। और आरेखित पेशी जो है अनैच्छिक पेशियां है। इसमें धारियां पाई गई है, देखो धारियां दी गई है, इसमें धारियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो 2 नंबर का अंतर है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग बता दे, फिर और आगे भी बताऊंगा, पर 2 नंबर के हिसाब से पहले बता देता हूं, ठीक है। ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये अनैच्छिक पेशियां होती है। इनमें धारियां पाई जाती है, इनमें धारियां नहीं पाई जाती। 2 के नंबर के हिसाब से हो गया। इसके अलावा यदि आप और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो यहां से फिर आप इसको समझिए। यहां से देखिए, ये जो पेशी है रेखित पेशी है, ये कैसी बताई मैंने? लंबी और बेलनाकार है, ठीक है। और ये पेशियां की जो कोशिकाएं है ये तर्क रूपी है। 2 तीसरा अंतर में लिख दीजिएगा। यहाँ पेशियां, यहाँ पेशी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार है, और यहाँ पे इन पेशियों की कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं। ये पेशियां अशाखित और बहुकेंद्रक युक्त होती है, बहुत सारे केंद्र होंगे, लेकिन इनमें इनकी कोशिकाओं के सिरे नुकीले होते हैं तथा इन कोशिकाओं के केंद्र में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। जो ये रेखित पेशियां होती है हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। किससे? हमारे हाथ से, टांग से, ठीक है, से जुड़ी पेशियां रेखित पेशियां हैं। और आरेखित पेशियां कौन सी? जो हमारे अमाशय से, मूत्रा से, आँख की आइरिस एवं ब्रोकाई की भित्तियों में पाई जाती है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन कर सकते हैं। वरना 2 अंतर तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ ये ऐच्छिक पेशियां होती है, ये अनैच्छिक, इनमें धारियां पाई जाती है, इनमें धारियां नहीं पाई जाती। और साथ में ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पेशी कोशिकाएं लंबी तथा बेलनाकार होती हैं, और आरेखित तरफ लिखिएगा इन पेशिकाओं की कोशिकाएं तर्क रूपी होती है। 3 अंतर यहाँ पर आपके हो चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, पौधों की जो ऊतक है, पहला नंबर 2 नंबर का प्रश्न आएगा, और 2 नंबर में केवल इतना सा 1 नंबर आ जाएगा कि पौधों के ऊतक के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर आपको पक्का हो गया कि पौधों के ऊतक किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब उनके नाम बताइए, तो 1 नंबर का ये नाम हो गया, विभोज्योतक और स्थायी ऊतक। बस इतना सा लिखना है, कोई इनकी परिभाषा आपसे यहाँ पर नहीं पूछी कि विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक को समझाइए, इतना लिख दोगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो देखिए, सदिश राशियां क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है? परिणाम और दिशा की, ठीक है। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशियां, ठीक है। उदाहरण के लिए विस्थापन है और वेग है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। परिभाषा आती है केवल कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की, यहाँ पर परिणाम नहीं परिमाण है, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशियां, विस्थापन और वेग। चलिए अगला है, मंदन की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इमला में मिस्टेक है, इसलिए है कि बच्चों ने कॉपी तैयार की है कोचिंग से, तो थोड़ी बहुत इमला में मिस्टेक है, तो आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। मंदन, देखिए किसी वस्तु के वेग में जो कमी आएगी, किसी भी वस्तु के वेग में कमी आई, बस उसी को कहा जाता है मंदन। किसे कहते हैं मंदन? कि कोई भी वस्तु के वेग में कमी आना तथा समय अंतराल के अनुपात को ही मंदन कहा जाता है। इसका मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर है, वो भी इनवर्स वाला है पर, ठीक है भैया। तो MS रिंदो है। चलिए, तो मंदन की परिभाषा किस तरह लिखेंगे कि किसी वस्तु के वेग में कमी तथा समय अंतराल के अनुपात को ही मंदन कहा जाता है। इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप यदि सीधी तरह से लिखेंगे तो इसका 2 तरीके हैं लिखने के, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए।
तो बल का एसआई मात्रा, देखिए बल का जो एसआई मात्रा है कि वो किलोग्राम, ठीक है, जिस तरह मैंने ये ऊपर वाले में करके बताया था आपको यहाँ पर बटे में, इसी तरह देखिए इसको भी आप बटे में लिख सकते हैं, किलोग्राम बटा मीटर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? एन होता है, यानी कि इसके प्रतीक को किससे दर्शाते हैं? एन के द्वारा दर्शाया जाता है, किसको? न्यूटन को। साथ ही साथ न्यूटन का जो बल है किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर सेकेंड इनवर्स का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इतना सा लिखना है। 2 नंबर का रहेगा बल का एसआई मात्रक। फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। बल का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम बटा मीटर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि इन दो नहीं लिखते तो इसको बट्टे में ले जाइए, जिस तरह ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। तो देखिए न्यूटन के तृतीय नियम, तृतीय का मतलब तीसरा नियम। अब आप सब जानते हैं कि न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए हुए हैं। ठीक है, जिसे गति के नियम कहते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, 2 नियमों को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तीसरे नियम की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक क्रिया के समान, हर एक जो क्रिया है, न्यूटन ने क्या कहा कि जो भी क्रिया होगी उसके विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होगी। जैसे आप गेंद को धका रहे हैं तो गेंद भी आपको धकाएगी। ठीक है, जैसे साइकिल को आप समझ लीजिए, पहाड़ी पर हम जब से साइकिल चलाएंगे ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पहाड़ है हमको उधर से दबाव डाल रहा है। बस वही क्या है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम हो गया। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। 2 नंबर का था, 2 नंबर में इतना सा लिखना, कोई ज़्यादा मिला के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सा लिख दीजिएगा कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला समझते हैं कि घर्षण से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए घर्षण के लाभ से पहले आप घर्षण समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए घर्षण का मतलब होता है रगड़। रगड़ किस तरह की, जैसे ये कोई मशीन है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है भैया, तो इसको हमने इस तरह से घुमाया, तो ये जो दोनों पुर्जे हैं ना, ढक्कन और ये जो पेन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रगड़ उत्पन्न होगा। रगड़ यानी कि घिसाएगी ये। ठीक है, यानी कि इसके जो पुर्जे हैं ये घिसाएंगे और इसके द्वारा क्या होगी, ये थोड़े समय के बाद में ये खराब हो जाएगी। ठीक है, पर ये लेकिन घर्षण क्यों जरूरी है, रगड़ क्यों जरूरी है? क्यों? सबसे पहली चीज यही है कि घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। पहला लाभ है। घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ठीक है, ये देखिए रगड़ कर, जिसे हम लिखेंगे तो रगड़, मैंने बताया था घिस कर चलना, तो घिसाएगा, तो ये क्या है, आपका घर्षण है। तो इसके कारण ही हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वह है वाहनों में जो ब्रेक लगाएंगे तो भी घिसाएगा, तो वो भी वाहनों में भी ब्रेक, ठीक है, घर्षण के कारण ही हो पाता है। तो ठीक है भैया, तो ये घर्षण के लाभ हो गए हैं। और अच्छे से जानने के लिए घर्षण के लाभ को यहाँ से समझते हैं। देखिए घर्षण से ही आग उत्पन्न होती है। पहला क्या है, घर्षण से आग उत्पन्न होगी। इसी आधार पर दिया सिलाई और लाइटर कार्य करते हैं, जैसे माचिस। ठीक है, दिया सिलाई माचिस हो गई। घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी और अन्य वाहन चल पाते हैं। वाहनों में ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा ही रोका जा सकता है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। तो ये हो गए आपके घर्षण के लाभ। चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि घर्षण से ही आग उत्पन्न होगी। इस घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी और अन्य वाहन चल पाते हैं। वाहनों पे ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा ही रोका जा सकता है और घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। या फिर आप 2 नंबर का जो अच्छा लगे, जहाँ से उचित लगे, वो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे यदि बात करें तो इसके नीचे एक प्रश्न है। देखिए क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? एक जो खिलाड़ी रहता है क्रिकेट का, वो कैच करेगा गेंद को, तो आपने देखा होगा उसको इस तरह से पीछे की दिशा में हाथ को खींचेगा। क्यों करता है? क्योंकि ऐसा करने से गेंद को
विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। जो गेंद है उसे विराम अवस्था में लाना पड़ेगा, ठीक है, वो गतिशील अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में लाने तक के लिए उसको थोड़ा समय मिल जाएगा। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। क्या क्या चीज होगी ध्यान समझिएगा। एक तो गेंद को विराम आने तक समय पर्याप्त मिल गया, इससे गेंद में के संवेग परिवर्तन की दर कम होगी तथा हाथों पे लगने वाला बल घट जाएगा। इसके कारण चोट लगने की संभावना कम होगी। इसलिए जो भी क्रिकेटर होता है वहाँ गेंद को कैच कर समते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इक्का दुक्का रह गया हुआ कोई डाउट तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से गेंद को विराम अवस्था में आने तक उसे पर्याप्त समय मिल जाएगा। इससे गेंद के संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो भी कम हो जाएगी तथा हाथों पे लगने वाला बल का मान घट जाएगा। इसके कारण जो हमारे चोट लगने की संभावना रहेगी हमें वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण, न्यूटन ने जो गति का दूसरा नियम दिया उसमें क्या कहा, ध्यान से समझिए। न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो क्या है उसको आप समझेंगे तब जाकर ये गुरुत्वीय त्वरण समझ में आएगा। देखिए इसके आगे यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि किसी वस्तु पर बल कार्य करता है। जब कोई भी वस्तु है उस पर बल कार्य करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये न्यूटन ने अपने गति के दूसरे नियम में कहा कि जब कोई भी वस्तु पर बल काम करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अतः जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल है, अब पृथ्वी पर भी गुरुत्वीय बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके कारण भी वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि उसने यह बात पहले कही न्यूटन ने कि जब किसी वस्तु पर बल काम करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा उस वस्तु में। तो उसी तरह गुरुत्वीय बल के कारण भी वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होगा। बस इस गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि आपसे एक नंबर में कोई पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण, गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर में है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अतः पृथ्वी जो है हमारी उसके गुरुत्वीय बल के कारण भी वस्तु पर एक त्वरण उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये जो त्वरण है ये गुरुत्वीय बल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के नीचे है प्रणोद, किसे कहते हैं इसका मात्रक बताइए। प्रणोद, देखिए कोई भी जो वस्तु है उसकी सतह पर लंबवत लगने वाला बल, कोई भी सतह है जैसे ये आपका जो कॉपी है यहाँ पर नीचे, ये क्या है आपकी लंबवत मान लीजिए, ठीक है। ये सतह हो गई सतह। अब इस सतह के लंबवत यानी कि मैंने यहाँ पर सीधा खड़ा रख दिया ये पेन, तो ये लंबवत बल लग गया, ठीक है। तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल ही प्रणोद कहा जाता है। इसका मात्रक पूछा है तो मात्रक आप बता दीजिएगा कि इसका मात्रक है न्यूटन, ठीक है। कंप्लीट करिएगा, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिए, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहिए, आपको केवल जितना बताया जा रहा है कंप्लीट करते चलिए और मेरी पूरी जवाबदारी है फिर आगे, ठीक है, आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। चलिए तो अगली बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताना है, ठीक है। जैसा कि ये भी 2 नंबर का अंतर है, ठीक है। तो 2 नंबर में इतना सा लिखिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगी। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका मान 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका मान 0। लेकिन जो कैपिटल जी है यानी कि गुरुत्वीय नियतांक है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जी एक अदिश राशि है ये गुरुत्वीय त्वरण वाली, और गुरुत्वीय नियतांक एक अदिश राशि। इसे स्मॉल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी यानी कि इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सा बताया मैंने, सबसे सरल, ठीक है, जो आपको एक बार पढ़ते से ही याद होगा कि इसका मान 0 हो जाता है, इसका मान 0 नहीं होगा, ये सदिश है, ये अदिश है,
इसे स्मॉल जी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल जी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आर्कमिडीज का सिद्धांत तथा अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए आर्कमिडीज जो है इसका सिद्धांत सिंपल सा है। देखिए जैसे आप पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, मछली तैर रही है, तो चाहे आपका वजन कितना ही हो, लेकिन जो पानी में आपका जो वजन है वो ना के बराबर हो जाएगा, जिसे आप सब जानते भी हैं, ठीक है। जैसे भले कितना ही वजन हो पर पानी में वजन नहीं लगेगा, बस यही आर्कमिडीज का सिद्धांत है। तो देखिए पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, या तो थोड़ी बहुत या फिर पूरी तरह किसी तरल में डुबाते हैं, तरल मतलब हो गया थोड़ी द्रव अवस्था वाली चीज, पानी मान लीजिए, ठीक है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। कब क्या किया है कि कोई भी जो वस्तु है उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, ठीक है। अब ये जो बल कार्य करेगा जिसके कारण वहाँ जो वस्तु है उसके भार में कमी आ जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति जब पानी में डूबा, यानी डूबा नहीं, तैर रहा हो, तो सीधी सी बात है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करा जिसके कारण जो व्यक्ति है उसके भार में कमी आ गई। अब भार में यहाँ जो कमी है ये किसके बराबर होगी? वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगी, ठीक है। यानी उस पानी के भार के बराबर हो जाएगी, ना के बराबर हो गया, इसलिए व्यक्ति का जो वजन है बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके अनुप्रयोग आप देख सकते हैं, मछलियों का तैरना, ठीक है, और मनुष्यों का नदी या तालाब में तैरना, ये इसके दो अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या बोला है, अपनी लैंग्वेज में सीखिए, ठीक है। ये परिभाषा भी याद कर लेंगे आप, एक तरीके से सीखिए कि किस तरह याद रखेंगे। याद इतना सा रखना है कि जब कोई भी वस्तु है उसको हम पूरी तरह या आंशिक रूप से कोई भी तरल पदार्थ में डुबाएंगे तो उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा जिसके कारण उस वस्तु के भार में कमी आ जाएगी, और ये जो भार में कमी आ रही है ये भार में कमी उस तरल पदार्थ के भार के बराबर रहेगी जो वस्तु द्वारा हटाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से सिद्धांतों को याद कर लीजिएगा। इसके दो अनुप्रयोग हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है, कोई भी तीन, ठीक है। इसको चित्र के माध्यम से हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जीवन भर आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखिए दोनों के चित्र यहाँ पर हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी। देखिए यहाँ पर है ये जंतु कोशिका का, ये जंतु कोशिका का, और ये है आपका पादप कोशिका का, ठीक है। दोनों का एक चित्र में संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं समझा दूंगा। यहाँ पर आप देखिए पहले अंतर में देखिए, इसमें लाइसोसोम लिख दिए, मैं नंबर डाल दिए, इसमें दिख रहा है लाइसोसोम, ठीक है। अब यदि आप इसमें पूरे में देखोगे तो लाइसोसोम कहीं से कहीं तक नाम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आप जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका लिखेंगे तो पहले यदि आपने पादप कोशिका लिख दिया मान के चलिए, ठीक है, तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाएगा, ठीक है। पहला अंतर क्लियर है। क्या बोला मैंने कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, पादप को हमने आगे किया है, तो कोशिका भित्ति मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, देखिए कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति पादप में तो है, लेकिन इसमें देखिए कोशिका भित्ति कहीं से कहीं तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। देख लीजिए पूरा आप में पढ़ के देख लीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा अंतर बन गया आपका कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। दो अंतर क्लियर हो चुके हैं। पहला बताया है कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरा अंतर जो है क्लोरोप्लास्ट से बात करेंगे, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं, और इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तीन अंतर हो गया। चौथा है रसधानी, रसधानी, ठीक है, जिसका दूसरा जो नाम है वो आप बोल सकते हैं रिक्तिकाएं। तो इसमें पादप कोशिका में जो है रिक्तिकाएं यानी कि रसधानी जो होती है बड़े आकार में पाई जाती है, देखिए यहाँ पर, और इसमें रसधानी कैसी है, बहुत ही
छोटे आकार में। ठीक है, 4 हो गए, मैं और भी याद कराऊंगा आपको, अब चिंता मत करिए। और 5वां जो पॉइंट है वो है भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है किसमें, सॉरी यहाँ पर पादप इधर है, पादप कोशिका में जो भोजन है मंड के रूप में संचित रहेगा, और जंतु कोशिका में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक हिंट के द्वारा इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे तो एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी आप याद रखने के लिए देखिए, पहला वर्ड याद रखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है पादप में, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये उल्टा करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती पादप में, तो जंतु में नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। इसमें रिक्तिकाएँ बड़े आकार में होती है, इसमें छोटे आकार में होती है, बस इतना सब याद रख लीजिएगा। इसमें रिक्तिकाएँ या तो नहीं पाई जाती और पाई जाती तो बहुत छोटे आकार में। इसमें भोजन जो है मंड के रूप में संचित रहेगा, और इसमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहेगा। अब रही बात आपकी 3 नंबर के प्रश्न की, तो देखिए 3 नंबर में इतना लिख दिया मैंने, 5 अंतर आपको बता दिए हैं, जो अच्छे लगे वो आप अच्छे बड़े ही ध्यान से कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसको बिजली घर कहते हैं क्यों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टली पर उपस्थित एंजाइम होते हैं, यानी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम है वो श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे। ध्यान समझिए, क्या करेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है उस पर उपस्थित एंजाइम श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में संचित रहेगी, एटीपी के रूप में, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत गृह कहलाते हैं। ठीक है, अब एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा कोशिका द्रव्य को प्रदान करते हैं तथा एटीपी के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है भैया, और यदि आप इतना भी लिख के आ जाओगे ना यहाँ तक, क्योंकि 9th क्लास में इतना ही काफ़ी रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर एंजाइम, जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, या ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। बाकी आप पूरा भी एक्सप्लेन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको उदाहरण सहित बताना है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। एक बात आप ध्यान से रख लीजिएगा कि जो एनर्जी है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल और केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अच्छा उदाहरण की यदि बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है, विद्युत हीटर, लाइट वाले हीटर, उनको जब विद्युत धारा प्रवाहित हम करते हैं, उनमें लाइट हम छोड़ते हैं, करंट छोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, गर्म होते हैं। क्या होते हैं, गर्म। ठीक है, इससे जो विद्युत ऊर्जा है वो लाइट वाली थी, लेकिन किस में बदल गई, वो उष्मी में। ठीक है, यानी कि गर्मी में। ठीक है, तो जब हम विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ गर्म हो जाता है और इसमें विद्युत ऊर्जा उष्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जिसकी रोशनी में आप ये देख रहे हैं बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित की, इसने किसके रूप में बदली, इसको प्रकाश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित की। तो ये उदाहरण सहित हो गया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छे से नोट से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, और सॉरी 18 का अथवा आपका रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये अथवा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके बता दूं मैं, आपका जो वार्षिक पेपर होगा साइंस का क्लास 9th का, उसके सेट ए के क्वेश्चन है। जैसा कि ये अथवा वाला प्रश्न हम देख रहे हैं 18 का, ये अभी हमने इसके ऊपर देख लिया है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित। अब इसका अथवा वाला देखा है, सारे अथवा सहित सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप तो अच्छे से मेहनत करिए, बस हमारा यही मकसद है।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए व्यंजक। ठीक है, तो गति करती हुई किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु क्या है, गति कर रही है। ठीक है, ये जैसे गति कर रही है यहाँ पर, ये तो ये गति कर रही है, तो इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। बस किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ई के इक्वल 1/2 mv² होता है। इसमें वस्तु का भार को m से तथा वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन है 19वां है, हरी खाद क्या है। ठीक है, हरी खाद क्या है, इसके क्या लाभ है। ठीक है भैया, तो हरी खाद क्या है उसको समझते पहले। देखिए, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे बरसीम, पटसन, ग्वार, यानी कि देखा होगा आपने, कई किसान क्या करते हैं, जैसे आप उनको बोना है गेहूँ, तो गेहूँ बोने से पहले वो 5-15 दिन पहले है, ठीक है, 15 दिन पहले वो बरसीम बो देते हैं या पटसन, ग्वार कुछ भी उगा देते हैं, हरी फसल। ठीक है, फिर उस पर खड़ी फसल पर ही वो पलटा चला देते हैं, यानी बखर जिसे हम बोलते हैं, बखर फेर देते हैं। ठीक है, यानी कि हल चला देते हैं उसके ऊपर, फिर ये हल चला देते तो उसके कारण वो जो हरी खाद ने बरसिंग है वो सारी की सारी किसमें मिल जाएगी, मिट्टी में। और इससे सबसे ज़्यादा पोषक तत्व नाइट्रोजन, ठीक है, की प्राप्ति होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये सारे लाभ बोलेंगे, इनके हम आगे क्या क्या लाभ बनेंगे। सबसे पहली चीज़ है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, फसलों में जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हरी खाद की परिभाषा पहले तो आप ये लिख लीजिए यहाँ से कि फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधे जैसे बरसीम, पटसन या ग्वार आदि उगा देते हैं, फिर उन पर हल चला देते हैं तथा मिट्टी में मिला दिया जाता है एवं ये पौधे हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसके लाभ दिए गए हैं। 4 नंबर का था तो 2 नंबर की परिभाषा होगी। और हरी खाद के जो लाभ है यहाँ पर क्या लिखा है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा देखिए उर्वरता क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, देखिए तीसरा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, साथ में आप बोल सकते हैं किसान को कम खर्च पर अधिक उत्पादन मिलता है। अब ये उत्पादन किस तरह मिलता है वो समझिए। जैसे उसने वहाँ पर हरी खाद दे दी तो उसको पोषक तत्व मिल जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन एवं अन्य पोषक पदार्थ या पोषक तत्व की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, की मात्रा में तो ये आप लिख सकते हैं हरी खाद के लाभ। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, ये हरी खाद हो गया, ये इसके लाभ हो गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रश्न है, ठीक है, वहाँ आपका 19 का अथवा है। ठीक है, और 19 का अथवा जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है ये मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और फसल पैटर्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए ये बच्चों ने नोट से तैयार किए हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो का है ये का नहीं है, ये खा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका, खा, मधुमक्खी है। ठीक है, वो तो बच्चों ने नोट से तैयार किए तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। देखिए फसलों का उत्पादन बढ़ता है, मधुमक्खी पालन से क्या होता है,
फसलों का उत्पादन, इससे मोम प्राप्त होता है, इससे औषधियाँ प्राप्त होती है। देखिए टिप्पणी बतानी है मधुमक्खी पालन पर, तो मधुमक्खी पालन क्या है, इस पर आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ से आप लिखिएगा मधुमक्खी पालन, वो तो बच्चों ने वहाँ पर गलत कर दिया है। देखिए मधुमक्खी यानी कि मधु और शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहलाती है। यानी कि शहद प्राप्त करने के लिए और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को जो पालने की प्रक्रिया वो कहलाती है आपकी मधुमक्खी पालन। शहद का सर्वत्र उपयोग किया जाता है, सभी जगहों पर उपयोग किया जाता है, हर जगहों पर, ठीक है, औषधि के रूप में। अतः इसके लिए मधुमक्खी का पालन ठीक है, मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। ठीक है, शहद एवं मोम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसी के अथवा में है, देखिए इसी के नीचे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में भी लिख दीजिएगा आप कि अंडे और मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया मुर्गी पालन कहलाती है। ठीक है, किसके लिए, अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गियों का पालन किया जाता है, इसे ही कहते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है, अच्छी नस्लें जो ज़्यादा अंडे दे, मांस दे। ठीक है, अंडों के लिए अंडा देने वाली लेयर तथा मांस के लिए ब्रायलर मुर्गी पालन किया जाता है। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। और फसल पैटर्न अंतिम है आपका फसल पैटर्न। तो देखिए फसल पैटर्न में आप समझ गएंगे। फसल चक्र कृषि करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोया जा सकता है। देखिए वैसे टिप्पणी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो इस वजह से आप इतना लिख दे सकते हो तो भी चलेगा, नहीं तो आप यहाँ से करिएगा। ये फसल चक्र जो है यही क्या है आपका फसल पैटर्न है। किसी खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व योजना क्रम में अदल बदल कर बोना, जिससे कि भूमि की उर्वरता शक्ति भी नष्ट ना हो और फसल चक्र का उत्पादन भी ज्यादा हो, इसे कहते हैं फसल चक्र। फसल चक्र के का प्रमुख लाभ भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखकर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है केवल, बस ये फसल चक्र लिखा, ये आपको फसल पैटर्न पर लिखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है आपका आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ से समझते हैं आयनिक यौगिक व आणविक यौगिक क्या होते हैं उदाहरण सहित। ठीक है, तो देखिए आयनिक यौगिक आयनों में जो विभक्त हो जाए, आयनों में किस तरह से विभक्त होंगे, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा NaCl। ठीक है, अब जब NaCl को आप जल में घोलेंगे तो यहाँ इसका ऋणावेशित कण इसमें विभक्त हो जाएगा, यानी कि Na अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो यौगिक कहलाएंगे वो सोडियम क्लोराइड, वो कहलाएंगे आयनिक यौगिक। तो वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋण आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं। किसे, वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋण आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आणविक यौगिक, आणविक जो आणविक किन्हें कहेंगे कि वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणु से के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं, मतलब ये जुड़ेंगे। ठीक है, तथा जल में घोलने पर ये आयनों में ये भी विभक्त हो जाएंगे। अमोनिया उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आणविक क्या है कि वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाएंगे, वो कहलाएंगे आपके आणविक यौगिक। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में जो 20वां प्रश्न है, इसके अथवा में देखिए ये प्रश्न रहा। इसका वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये इसका तीसरा और ये चौथा है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, ये है चाल और वेग में अंतर बताने कोई भी चार। तो चलिए चाल और वेग में अंतर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए चाल और वेग में अंतर को हम एक बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए आप बिंदुओं को याद रखिएगा। देखिए मैं बातें बताता जा रहा हूं। चाल वास्तव में है क्या, एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या बोलेंगे चाल को, एकांक समय में
चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। आपको आपने आप ही सारी चीजें याद रहेगी, आपको ध्यान से समझना बस, ठीक है। देखिए एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। साथ ही साथ आप यदि चाल की बात करें तो चाल एक क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि, क्योंकि जिस राशि को, ठीक है, दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिणाम, परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश, ठीक है। और जिसे नहीं होती उसे कहते हैं अदिश। तो इसे दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। चाल क्या है? एक तरह की अदिश राशि है। तो इसका विपरीत यहां पर हो जाएगा सदिश, ठीक है। तो जो आपका वेग है वो वेग क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। अब जो चाल है आपने देखी होगी, जो स्पीड है, स्पीड हमेशा, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। नेगेटिव का मतलब है ना तो ऋणात्मक रहेगी और ना ही शून्य, ठीक है। तो ये कब हमेशा कैसी रहती है? धनात्मक। तो इसका जो औसत मान होता है, औसत मान, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज मान, एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ना तो ऋणात्मक रहेगी ना ही शून्य रहेगी। लेकिन जो वेग है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। चाल जो है एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि। चाल हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती, लेकिन वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यदि हम चौथे अंतर की बात करें तो इनका अंतर चौथा बनेगा मात्रक से, ठीक है। मात्रक को आप इसका देख सकते हैं चाल का मीटर अपॉन सेकेंड, या फिर आप इसको दूसरा तरीका, ये सेकेंड को जब ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ऋण में आ जाएगा, ठीक है। और वेग का जो मात्रक है उसका वेग का भी मात्रक यही होता है, या फिर आप लिख सकते हैं ms, ठीक है भैया। तो ये चार अंतर है। यदि हम बात करें परिभाषा की वेग की, यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, तो अब यहाँ पर हम वेग को देखेंगे कि एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन क्या है? एकांक समय में निश्चित दिशा में, ठीक है, विस्थापन, बस यही क्या कहलाता है? आपका वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब इसका अंतर आप यहां से लिखिएगा बढ़िया से, चाल और वेग में अंतर। वेग, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि। चाल जो है एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका जो औसत मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ना ही शून्य हो सकता है, लेकिन जो वेग है वो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मात्रक वाली बात है, तो यहाँ पर देखिए बढ़ा की मात्रा नहीं आएगी मात्रक पर। देखिए इसका जो मात्रक है वो मीटर सेकेंड इनवर्स है, और इसका मात्रक भी मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो बढ़िया से आप नोट से तैयार कर लीजिएगा, चाल और वेग के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसके आगे जो प्रश्न है आपका, वो अगला प्रश्न है दूरी और विस्थापन में अंतर का, ठीक है। दूरी और विस्थापन में कोई चार अंतर यहाँ पर हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दूरी और विस्थापन को अंतर याद रखने के लिए मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ, बिंदु बता रहा हूँ, इन बिंदुओं को याद रख लेंगे तो आपको अंतर याद हो जाएगा। देखिए जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि, ठीक है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। अब जो अदिश राशियां होती है उन्हें, ठीक है, जो सदिश राशियां होती है, सॉरी देखिए विस्थापन क्या हो गई? सदिश राशि। अब जो सदिश राशि होती है उन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश, और जिसमें केवल, ठीक है, परिमाण की आवश्यकता हो, जिसमें केवल परिमाण आवश्यक हो वो कहलाएगी आपकी अदिश, ठीक है। तो यहां पर आप दूरी की पहला अंतर लिखिएगा कि ये एक अदिश राशि है,
विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती है, ठीक है। साथ ही जो दूरी होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव यानी कि प्लस, धनात्मक, तो ये हमेशा धनात्मक होती है, और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों भी हो सकता है, ठीक है। चौथा अंतर है कि यहां तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है, ये दूरी होती है वो किस पर निर्भर करेगी, तय किए गए मार्ग पर, और ये हमेशा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप अंतर इसको बढ़िया से यहाँ से लिखिएगा, दूरी और विस्थापन में कोई 4 अंतर, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, यहाँ से। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, वो अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें है पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो पराध्वनि के अनुप्रयोग कोई 4 है। देखिए, चमगादड़ इसका उपयोग रात्रि विचरण में अपने को अवरोधों से टकराने से बचाने के लिए करता है, ठीक है। दूसरा है, चिमनियों की सफाई करने के लिए इसका उपयोग होता है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है, जासूसी के जो कार्य है इनके उपयोग के लिए, और गुप्त संकेत भेजने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, पराश्रयी ध्वनि का, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका अंतिम जो अथवा प्रश्न है आपका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का है। चलिए हम समझ लेते हैं इसको, अंतर को, महत्वपूर्ण को। तो देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, पहली है आपकी अनुदैर्घ्य, यहाँ पर राह फुटा हुआ है, देखिए अनुदैर्घ्य, यहाँ सभी माध्यम में उत्पन्न होती है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो कौन से माध्यम में, सभी वातावरण में, सभी माध्यम में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ है, यहाँ केवल और केवल ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है, केवल ठोस में उत्पन्न होगी, और थोड़ी बहुत होगी तो द्रव में, तो वो जो होगी वो कितनी होगी, केवल द्रव की ऊपरी सतह पर। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। 2 अंतर हो चुके हैं। देखिए, जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो सभी माध्यम में उत्पन्न होगी, और अनुप्रस्थ यहाँ केवल ठोस तथा द्रव दोनों ऊपरी सतह पर उत्पन्न होगी। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग जो होगी वो अनुप्रस्थ तरंग होगी। यहाँ एक तरह की यांत्रिक तरंग है, यंत्रों के द्वारा, ठीक है, और यहाँ भी एक यांत्रिक तरंग है। इन तरंगों में माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं, और इन तरंगों में माध्यम के जो कण है वो लंबवत कंपन करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर तक के 22 तक के टोटल।